सातवां आत्मकथांश अपने अपने पिंजरे। बच्चों, अपने अपने पिंजरे हिंदी के प्रसिद्ध दलित लेखक मोहनदास नेमिष राय का प्रसिद्ध आत्मकथांश है। इस आत्मकथांश में लेखक मोहनदास नेमिष राय ने अपने स्वयं के शिक्षण से लेकर व्यवसाय तक उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, समाज में रहते हुए किस प्रकार अपमानित होना पड़ा, इसका बड़ा तीखा चित्र अपने आत्मकथांश में किया है। बच्चों, हम यह मान लेते हैं कि आज का युग आधुनिक युग है, आज का युग कंप्यूटर का युग है, आज का युग मॉडर्न युग है, आज का युग सुशिक्षित युग है, आज का युग साइंस का युग है। मैं भी मानता हूं, परंतु बच्चों, जाति व्यवस्था जो है या जात नाम का जो प्रकार है, वह समाज के और मनुष्य के दिलों और दिमाग से अभी तक नहीं गया। शहर हो या गांव हो, हमें जाति व्यवस्था का जो दंश है, जो वेदना है, वह वेदना दलित समाज को, दलित परिवार को, दलित मनुष्य को आज भी उसका अनुभव होता है। यानी समाज, यह आधुनिक समाज आज भी दलितों को मानसिक रूप से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। आज भी दलित परिवार को, दलित समाज को, दलित इंसान को जहां तहां अपमानित होना पड़ता है, जो 1000 साल पहले भी था। यानी हजारों साल पहले समाज में दलितों की जो स्थिति थी, उसमें परिवर्तन हुआ, परंतु जात नाम का जो कीड़ा है, वह कीड़ा अभी तक मनुष्य के दिल से, दिमाग से हटा नहीं है। और उसकी जो वेदना है, उसका जो दंश है, उसका जो दर्द है, उसी को मालूम होता है जो दलित समाज में पैदा हुआ, दलित समाज में रहा। मराठी में ऐसा कहा जाता है, ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं। यानी दलित की वेदना क्या होती है, वह दलित ही जान सकता है, दूसरे जाति का, दूसरे धर्म का मनुष्य नहीं समझ सकता। बच्चों, आज लोग, यानी प्रत्येक मनुष्य अपने अपने जाति के पिंजरे में बंद है। ब्राह्मण अपनी जाति के पिंजरे में बंद है, सवर्ण अपनी जाति के पिंजरे में बंद है, महार, मांग, चमार, भंगी अपने अपने जाति के पिंजरे में बंद है। हर एक जाति का मनुष्य अपने अपने जाति के पिंजरे में बंद है। बच्चों, ये मोहनदास नेमिष राय का जन्म
उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक शहर में चमार जाति में, चमार परिवार में जन्म हुआ। बच्चों, आप लोग गांव के हो, देहात के हो, शहर के हो, चमार यह चप्पले और जूते बनवाने का या जूतों की, चप्पलों की मरम्मत करने वाला एक मागास वर्गीय, एक दलित जाति से संबंधित निमिष राय यानी मोहनदास निमिष राय का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक शहर में एक चमार परिवार में हुआ। बचपन में ही मां का देहांत हो जाने के कारण पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां घर में आ गई। मोहनदास को उनके ताऊ और ताई मां ने उनका लालन पालन किया। बच्चों, बिना मां का बच्चा, यानी जिसे मां नहीं होती ना, उसे ही मां का महत्व होता है। ये मां क्या चीज है। मोहनदास की मां बचपन में ही मर गई। बच्चों, लेखक मोहनदास पहली बार मुंबई भागा। पहली बार मुंबई भागा यानी अपने गांव मेरठ से, उत्तर प्रदेश से यानी मेरठ से मुंबई भागा। तब उनकी उम्र केवल 18 वर्ष की थी। अरे अच्छा खासा बचपना था, स्कूल में जाता था। और उन दिनों मोहनदास को एक आदत थी, किताबें पढ़ने की आदत थी, हिंदी उपन्यास पढ़ने की आदत थी, हिंदी कादंबरी पढ़ने की आदत थी। अरे क्या 9वीं 10वीं में, 10वीं कक्षा में तो था उस समय, जिस समय मोहनदास मुंबई भागा था। गुलशन नंदा, ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश, उस समय वो बड़े बड़े उपन्यास हिंदी के। मोहनदास दिन का उपन्यास पढ़ता था और रात में रंग बिरंगे सपने देखता था। बच्चों, ये मोहनदास मुंबई भागा यानी उस समय, बच्चों आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि पहले, कई साल पहले गांव में जो बच्चे होते थे, लड़के होते थे, वो घर से भाग जाते थे। मोहनदास भी अपने घर से मुंबई भागा। अरे भागने का कोई कारण तो होगा, ऐसा खाली पीली कैसा टाइम पास, वो कैसा भागेगा। बच्चों, मोहनदास निमिष राय मेरठ से, अपने गांव से मुंबई भागा। उसके पीछे 4 कारण थे। अरे मुंबई भागने की भी उनकी एक कथा है। वो 4 कारण कौन से हैं बच्चों? वो मुंबई भागा, वह पहला कारण यह था कि मोहनदास निमिष राय का बड़ा भाई कई बार मुंबई में जा चुके था। अरे मोहनदास के बड़े भाई कई बार मुंबई जा चुके थे। और उस जमाने के हिंदी फिल्म, हिंदी सिनेमा के हीरो, प्रसिद्ध हीरो, आज के लोगों को यानी आज के बच्चों को उनका नाम अपरिचित होगा शायद, लेकिन उस जमाने में स्टार थे। उनका नाम था देवानंद। और हिंदी फिल्म के हीरो देवानंद का लेखक के बड़े भाई से परिचय था। अरे उस समय हिंदी फिल्म के हीरो से परिचय होना एक अजीब बात थी, एक और बात थी। मोहनदास के बड़े भाई का परिचय देवानंद के साथ हुआ और एक फिल्म में, यानी हिंदी फिल्म में मोहनदास के बड़े भाई को काम भी मिला था। परंतु बच्चों,
बीच में एक दुर्घटना हो गई। मेरठ से मुंबई जाते हुए रास्ते में प्रवास में एक दुर्घटना हो गई और मोहनदास के बड़े भाई को एक अच्छी खासी चोट आई और वह रास्ते से ही अपने घर वापस लौट आए। और जब मोहनदास के लेखक के बड़े भाई घर में थे, बस्ती में थे, चमार बस्ती में थे, तो उनके मुंह से यदा कदा मुंबई के खट्टे मीठे कई किस्से मोहनदास ने सुने थे और मोहनदास को ऐसा लग रहा था, मोहनदास ये मुंबई के किस्से सुनते सुनते ऐसा सोच रहा था कि क्या मुंबई सचमुच हसीन शहर होगा। मोहनदास मुंबई भागने का दूसरा कारण यह था रामनाथ चाचा। बच्चों, यह मेरठ का चमार बस्ती का रामनाथ चाचा यानी मोहनदास का चाचा रामनाथ जिसका नाम था, वह मुंबई में रहकर एक दुकान में जूते बनवाने का काम करता था। रामनाथ चाचा मुंबई में एक छोटी सी दुकान में दूसरों की दुकान में जूते बनवाने का काम करता था। शरीर से हट्टा कट्टा था, मांसल शरीर, अरे उसी को देखकर ऐसा लगता था किसी फिल्म के खलनायक जैसा। घर में उसे सब चाचा कहते थे। और एक बार जब रामनाथ चाचा मुंबई से मेरठ आया तो मेरठ में 10-15 दिन उनका मुकाम होता था। वह चमार बस्ती में आया करता था। और रामनाथ चाचा मुंबई के हिंदी फिल्म हीरो हीरोइन, मुंबई की सड़कें, मुंबई की चौपाटी, मुंबई के रास्ते, मुंबई का बाजार, इन सबके किस्से नमक मिर्च लगाकर बच्चों को सुनाया करता था। और उसकी बातें, उनकी बातें सुनकर लेखक के मन में मुंबई जाने की एक हुक भरी हुई थी। मुंबई जाने का तीसरा कारण था, मुंबई भागने का तीसरा कारण था मेरठ की पहली और अंतिम प्रेमिका रसवंती। बच्चों, ये मोहनदास मेरठ में चमार बस्ती में जन्मा, चमार बस्ती में पल रहा था, छोटे से बड़े हो रहा था, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। और 10वीं कक्षा में होते हुए गांव की एक रसवंती नाम की लड़की से उनका प्रेम था। यानी लेखक के मन में प्रेम का बीज पड़ चुका था। बाद में उस प्रेम रूपी बीज का एक पौधा बनकर उगा, पेड़ का रूप धारण करने लगा था, उनका प्रेम बढ़ने लगा था। परंतु बीच में ही एक परेशानी हुई, लेखक को भी परेशानी हुई, लेखक के परिवार को भी परेशानी हुई और संपूर्ण चमार जाति की बस्ती को भी परेशानी हुई। बच्चों, प्रेम करने का अधिकार दलितों को नहीं है। प्रेम करने का अधिकार दलित लड़के को नहीं है, दलित लड़की को नहीं है। यह सवाल पैदा हो रहा है। लेखकों को उम्मीद थी कि उसका जो रसवंती के साथ प्रेम था, वह जो प्रेम का पेड़ बड़ा हो रहा था, उस पेड़ पर प्यार के मीठे फल लगेंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसका कारण था रसवंती की शादी किसी और के साथ निश्चित हो गई थी और अपने आंखों से भला उसे डोली में बैठी किसी और की होते हुए कैसे देख सकता था। मोहनदास मुंबई भागने का चौथा कारण था घर में छाया हुआ आर्थिक संकट। 24 घंटे वही हाय हाय चक चक, छोटी छोटी चीज भी मोहनदास के नसीब में नहीं होती थी। बच्चों, दलितों की जो
कई साल पहले की आर्थिक स्थिति को हमने देख लिया ना, उसका अभ्यास कर लिया ना, खाने के लिए भी मोहताज थे दलित परिवार। यानी दलित परिवारों के पास आर्थिक संग्रह करने के जो साधन है या जीने के लिए जो साधन होने चाहिए वह बहुत कम थे, और आज भी थोड़े बहुत मात्रा में वही स्थिति देहात में भी दिखाई देती है, शहर में भी दलित परिवारों की दिखाई देती है। बच्चों, दलितों के पास कौन सी जमीन है, दलितों के पास कौन से घर है, दलितों के पास कौन सी नौकरियां हैं, दलितों के पास आर्थिक संगठन क्या है। दलितों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। आज भी कई ऐसे दलित परिवार शहर और गांव में हैं जो गांव के बाहर रहकर, गांव के किनारे पर रहकर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। बच्चों, लेखक के भीतर एक बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसके चेहरे पर, यानी रसवंती के चेहरे पर बदलती हुई रंगों की भाषा देख रहा था लेखक, और लेखक समझ भी गया था, परंतु अपने मन को न समझ पा रहा था। इन चार कारणों से लेखक मोहनदास मुंबई भागा था। परंतु बच्चों, यह 18 साल, यह 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का, किशोरी अवस्था में यह लड़का अपने गांव से, यानी उत्तर प्रदेश से, यानी मेरठ से मुंबई रेलगाड़ी में बैठकर भागा था अकेला। अरे उसकी उम्र क्या थी भागने की? 18 साल की उम्र। अरे कहां उत्तर प्रदेश, कहां मुंबई। मेरठ से मुंबई पहुंचने की यात्रा, यानी प्रवास सचमुच बड़ा कष्टमय रहा। रेलगाड़ी में लोगों की भीड़ बहुत थी, और सामान के नाम पर मोहनदास के पास क्या था? एक थैला था। दिन भर कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, रेलगाड़ी में बैठा, परंतु उसे अपनी मां की याद आती थी, अपने बाप की याद आती थी, अपनी भाई की याद आती थी, रसवंती की याद आती थी। रेलगाड़ी का सफर चल रहा था, रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा था, बिना खाया पिया भूखा था। अपनी मां की याद आती थी, पिता की याद आती थी, भाई की याद आती थी, रसवंती की याद आती थी, और कभी कभी उसका मन करता था वापस घर लौट चलो। रामनाथ चाचा भी मुंबई में नहीं थे। रामनाथ चाचा मेरठ आए थे, 2-4 दिन में मुंबई आने वाले थे। रात में तरह तरह के विचार दिमाग में आते रहे। दूसरे दिन सुबह मोहनदास रेलगाड़ी से मुंबई में उतरे। लंबी चौड़ी सड़कें, सड़क के किनारे खड़ी ऊंची ऊंची आसमान को छूने वाली इमारतें, ढेर सारी मोटर गाड़ियां, डबल डेकर बस, नीचे से ऊपर तक रेलगाड़ियां। मुंबई में तरह तरह के गोरख धंधे। बच्चों, मुंबई सपनों की नगरी कहा जाता है। आज तो मुंबई का बहुत विकास हुआ है। मुंबई रात की अलग होती है बच्चों, दिन की अलग होती है। सपनों का शहर है मुंबई। मुंबई में क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। 2 दिन के बाद रामनाथ चाचा मेरठ से मुंबई आए। मोहनदास केवल समंदर के किनारे पर जाकर बैठ जाता था, सुबह शाम तक। कभी कभी तो मोहनदास समंदर के किनारे रात के समय रात भर वहीं बैठा रहता था। रामनाथ चाचा रोज शाम दारू पीता था। मुंबई में रामनाथ चाचा को दारू
ईसाइयों के घर में मिलती थी। ईसाई यानी क्रिश्चियन, जिसका नाम था फर्नांडिस। फर्नांडिस के घर दारू मिलती थी रामनाथ चाचा को। फर्नांडिस की गोरी चट्टी दो जवान लड़कियां लोगों को दारू पिलाती थी, दारू बनवाने का काम करती थी, अपने पिताजी की मदद करती थी। दारू बेचने वाले फर्नांडिस की दो जवान लड़कियों का तन भी खुला था और मन भी खुला था। एक दिन रामनाथ चाचा मोहनदास को, इस 18 साल के लड़के को, दारू वाले के घर, फर्नांडिस के घर ले गया। रामनाथ चाचा की फर्नांडिस और फर्नांडिस की जो पत्नी थी ना, उनके साथ अच्छा खासा परिचय था, उनका घरेलू संबंध था, बन चुका था। रामनाथ चाचा ने फर्नांडिस की पत्नी से कहा, यह मेरा भतीजा है। फर्नांडिस की पत्नी ने रात का खाना मोहनदास को वही उनके घर दिया। बच्चों, जहां रामनाथ चाचा जूते बनवाने का काम करता था, जिस दुकान में, वह दुकान लक्की रेस्टोरेंट के पास न्यू लक्की फुटवेयर नाम की दुकान थी। रामनाथ चाचा दिन भर जूते बनवाने का काम करता था, रात का दारू पीता था। न्यू लक्की फुटवेयर के थोड़े से आगे एक मोटार कार रिपेयरिंग गैरेज था, और उसी गैरेज में रामनाथ चाचा ने मोहनदास को काम सीखने के लिए लगा दिया। गैरेज का मालिक 40 वर्षीय नौजवान था, उसका नाम था सलीम। बहुत अच्छा था वह सलीम। वह सलीम लेखक के लिए कभी कभी चाय और पाव भाजी भी मंगवाता था। एक बार क्या हुआ, एक बार रामनाथ चाचा मोहनदास को ढूंढता हुआ आया और मोहनदास को खींचकर दारू वाले के घर ले गया, फर्नांडिस के अड्डे पर ले गया। मोहनदास ने देखा फर्नांडिस की दोनों बेटियां दारू बनाने और बेचने में अपनी बाप की मदद करती थी। रामनाथ चाचा उन दोनों लड़कियों के पास लेखक को छोड़कर घर के भीतर दारू पीने चला गया। दोनों लड़कियां जवान थी, एक का नाम था रूबी, दूसरी का नाम था सुजी। वे दोनों लेखक को जानती थी। सुजी उम्र में लेखक के बराबर की थी और सुंदर भी थी। रूबी 2 ग्राहकों को दारू पिला रही थी। सुजी लेखक के पास आकर बैठी थी। समंदर की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। लेखक के घर से यानी मेरठ से 2 पत्र आए थे। लेखक की आंखों में उदासी थी, पर सुजी की आंखें बार बार कुछ कह रही थी। सुजी लेखक के अत्यंत करीब आकर बैठी और बोली, तुम्हें घर की याद आ रही है मैन? थोड़ी देर के बाद रामनाथ चाचा दारू पीकर घर से बाहर आए और रामनाथ चाचा के साथ मोहनदास चलने लगे, तो पीछे से सुजी ने लेखक को आवाज दी, कल आना मैन। थोड़ी देर बाद मोहनदास उसकी ओर देखता ही रह गया। बच्चों, रामनाथ चाचा ने 1 साल पहले मुंबई में कमली नाम की एक औरत से शादी कर ली थी, और यह कमली कुलीन थी। और ये रामनाथ चाचा कमली को लेकर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के किनारे पर जो झोपड़पट्टी है, उस झोपड़पट्टी में कमली को लेकर रहता था। मोहनदास भी अपने चाचा के घर में खाना खाता था, वही रहता था।
झुंपड़पट्टी की बस्ती के पास रेलवे लाइन थी और झुंपड़पट्टी में रहने वाले अधिकांश लोग सुबह सुबह संडास करने के लिए रेलवे लाइन पर आकर बैठते थे पानी के डिब्बे लेकर। एक दिन सुबह लेखक पानी का डिब्बा लेकर संडास के लिए रेलवे लाइन पर आकर बैठा था और उसी समय अचानक लेखक ने देखा 8-10 पुलिस के आदमी लोगों के पीछे भाग रहे हैं। लेखक को ऐसा लग रहा था कि अरे चोर के पीछे पुलिस भाग रही होगी, परंतु अचानक लेखक जहां बैठा हुआ था उसके सामने से एक आदमी उठा और भागने लगा और उस आदमी ने लेखक से कहा, अबे भाग जा लौंडे, पुलिस पकड़ लेगी। जैसे ही पुलिस ने लेखक को पकड़ने की कोशिश की, लेखक पानी का डिब्बा वही छोड़कर और खुली हुई पैंट को हाथ में संभाले हुए झोपड़पट्टी की ओर भागा। बच्चों, लेखक ने मुंबई का वर्णन किया है कि मुंबई में भूख थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, लेकिन मुंबई में आदमी आदमी के बीच जातियों की दीवारें नहीं थी। लेखक को कभी किसी ने इतने दिन तक, इतने महीने तक लेखक वहां रहा, लेकिन लेखक को किसी ने उनकी जाति के बारे में नहीं पूछा था। मुंबई में दिन भर मोटार कार